आज शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। देख रहे हैं कि इतना सारा कचरा करके रखा है, परंतु इसमें बहुत सारा इतना लॉजिक दिया हुआ, इतना काम की चीज़ दी हुई है, आपकी बहुत काम आने वाली है। इतना सा अगर चीज़ आपको स्टोरी के थ्रू याद हो गया तो आपका पर्सन 100% कहीं नहीं जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। हर जगह अपन ट्रिक लगाते हैं, इसमें भी ट्रिक लगाएंगे अपन। पापा पापा से ट्रिक समझेंगे कि पापा होते हैं जो घर के मुखिया होते हैं। मुखिया होते हैं, घर कौन चलाता है? पापा। पापा का पहला वर्ड याद रखना है अपने को। पापा से पंजाब। अब पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला। प से याद रह रहा है, प से पंजाब, प से पाकिस्तान। हड़प्पा जो सभ्यता है, पंजाब जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और मोंटगोमरी ज़िले में ये सभ्यता खोजी गई थी। अब मुखिया की बात करते हैं तो दया के धनी श्री राम जो इस सृष्टि के मुखिया कहे जाते हैं, भगवान श्री राम को याद करेंगे मुखिया के तौर पर या पिताश्री के तौर पर। तो राम से अपन को याद रखना है जो कि एक दयावान पुरुष थे। दया और राम को जोड़ना है, याद रखना है दयाराम साहनी। इस सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। जबकि इसकी पहली जानकारी मैसन द्वारा, चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 में दी जा चुकी थी। उसके बाद में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब राम जी के क्या कष्ट कम थे? माता सीता जिनको 2 बार वनवास झेलना पड़ा। इस स्टोरी के थ्रू अपन को याद रह जाएगा कि इस सभ्यता का उत्खनन कितनी बार हुआ। 2 बार वनवास यानी 2 बार उत्खनन। कब कब किया गया? उनको वनवास कितने वर्षों के अंतराल में हुआ? 20 वर्षों के अंतराल में। और याद रखना है MM, 2 बार M। वनवास हुआ कितनी बार? 2 बार। कितने वर्षों के अंतराल? 20 वर्षों के अंतराल। और MM से याद अभी बताएंगे MM का क्या कारण है। उत्खनन किया गया 2 बार। कब कब? 20 वर्षों के अंतराल। पहला अगर 1926 में किया गया तो दूसरा 1946 में, 20 वर्षों के बाद। अब MM का मतलब मैं बताता हूँ कि 1926 में माधव स्वरूप वस्त और 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अब जब सीता माता को वनवास होता है तो वो वन में जाते हैं। वन में देखते हैं कि उनको 2 टीले दिखाई देते हैं। 2 टीलों के पास एक आदमी खड़ा रहता है, एक व्यक्ति खड़ा रहता है। वो सीता माता को कहता है कि मैं ये टीले आपको देखने नहीं दूंगा। देखने नहीं दूंगा से ट्रिक है कि द से तो दुर्ग टीला, न से नगर टीला। देखने नहीं दूंगा, दुर्ग टीला और नगर टीला। ये बात तो थी शॉर्ट ट्रिक की। अब बात करते हैं ऑथेंटिक चीज़ों की। नगर विभाजन 2 में था। हमने देखा कि सीता माता को 2 टीले देखने नहीं दे रहा था एक आदमी। तो 2 टीले कौन कौन से थे? नगर टीला और दुर्ग टीला। उन पर ही उनका निवास स्थल था। इन दोनों टीलों पर इन सभ्यता का निवास स्थल था। हालांकि हर सभ्यता, प्रत्येक सभ्यता इन 2 टीलों पर अवस्थित थी। एक जो अपवाद था वो था धोलावीरा का, जो कि 3 टीलों पर अवस्थित थी। 3 कौन से? एक मध्यमा मैंने बताया था। और नगर टीले की बात करूं तो इसे पूर्वी टीला कहा जाता है, और दुर्ग टीले की बात करूं तो इसे पश्चिमी टीला कहा जाता है। नगर टीले की मैं वापस बात करूं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी पूना, मतलब पूर्वी टीला और नगर टीला। बाकी अगर आपको याद ना रहे कि नगर टीला को क्या कहा जाता था, पूर्वी टीला, क्योंकि इसका मुख्य द्वार जो था वो पूर्वी टीले पूर्व दिशा में खुलता था। दुर्ग टीले का जो मुख्य द्वार था वो पश्चिमी दिशा में खुलता था। अब नगर टीले और दुर्ग टीले की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस था। नगर में तो कौन रहेंगे? लोग, जो जन सामान्य। अब दुर्ग है तो दुर्ग तो राजा महाराजाओं का होगा, उसमें प्रशासनिक वर्ग रहते थे। अब वापस दुर्ग टीले पे आते हैं तो वहाँ पर 12 अन्नागार 6-6 की पंक्ति में प्राप्त हुए।
जो कि पूरी सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता की दूसरी बड़ी इमारत थी। पहली इमारत गोदीवाड़ा लोथल का डॉकयार्ड, जो कि एक बंदरगाह था, वो सबसे बड़ी इमारत थी। अब बात करें तो यहाँ पर जनसामान्य लोग और वहाँ पर प्रशासनिक वर्ग के लोग, यहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति और ग्रिड पैटर्न पद्धति के नाम से इसको संबोधित किया गया। अब 12 अन्नागार प्राप्त हुए, उसमें गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। वहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे उन अन्नागारों से, इसलिए गेहूं और जौ के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। दुर्ग टीले की बात करूं तो वहाँ पर 4 नावों के साक्ष्य प्राप्त हुए, क्योंकि उसके दाईं ओर एक नदी बहती थी, रावी नदी। रावी नदी के बाईं ओर ये सभ्यता स्थित थी, और बाईं ओर स्थित होने के कारण इसका जो मुख्य द्वार था वो पश्चिम दिशा की ओर खुलता था, इसलिए इसे पश्चिमी टीला कहा गया। अब जब नदी पास में होगी तो व्यापार की तो होगी, इसलिए 4 नावों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। 4 नावों के साक्ष्य एक हड़प्पा से और एक लोथल से प्राप्त हुए थे, जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि एक बंदरगाह था जिससे दक्षिणी पूर्वी देशों में व्यापार किया जाता था। कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है नगर टीले से। अब राजा महाराजाओं को तो कब्रिस्तान में दफनाने से रहे, नगर टीले में क्या था, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान के 2 नाम प्राप्त हुए, R37 और H आकृति का एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जो दक्षिणी दिशा में था। एक बहुत ही अच्छी बात, एक सैंधव लिपि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कब्रिस्तान R37 और H से। सैंधव लिपि का मैंने साक्ष्य बताया था कि सूचना पट पर अंकित थी सैंधव लिपि, उसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उल्लेख था। अब नगर टीले की सुरक्षा करना दुर्ग टीले का दायित्व था, तो इसलिए नगर के चारों ओर प्राचीर परकोटे बनाए गए जो कि सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। अब इस हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हरियुपिया कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियुपिया कहा गया था। अब अन्य अवशेषों की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता में पीतल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं की गई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पीतल की इक्का गाड़ी, सीपी पैमाना और शंख से निर्मित बैल भी प्राप्त हुई थी। स्त्री, ये इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से निकलने वाले पौधे की मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी। बिना धड़ के पाषाण की मूर्ति प्राप्त हुई थी, और जिसे नरकबद्ध प्रस्तर कहा गया, नरक प्रस्तर। बिना धड़ के पाषाण मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त की गई है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई है। अब एक सर्वाधिक अभिलेखों युक्त मोहरें जो वर्गाकार प्राप्त हुई है, सर्वाधिक इस हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो कि वर्गाकार आकृति में थी, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें तो हड़प्पा से प्राप्त हुई, और सर्वाधिक मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मैंने लिखा नहीं है, सर्वाधिक मोहरें मोहरा से याद रखना है कि मोहनजोदड़ो। दूसरी बात, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ, क्योंकि लोहे का तो कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मानव के साथ बकरे के समाधान, और रोपड़ में अपन ने देखा था कि एक बीवी है जो रो पड़ी थी क्योंकि उसका कुत्ता सतलज नदी में गिर के मर गया था, इसलिए मानव के साथ पशु के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए थे, रोपड़ से। और यहाँ पर मानव के साथ बकरे के
समाधान भी प्राप्त हुए हैं। अब मोहरे की बात करूं तो मोहर की बात यहाँ आई कि वर्गाकार। मोहरें 3 प्रकार की पाई गई थी, वर्ताकार, आयताकार और वर्गाकार। मोहरों का निर्माण सैल खड़ी से हुआ था। सैल खड़ी यानी स्टेटाइड, जैसे आचार डालने वाली जो बरनी होती है वो सैल खड़ी से निर्मित होती है, जिसमें इन तीनों मोहरों में वर्ताकार, आयताकार और वर्गाकार, इन तीनों में सर्वाधिक जो मोहरें प्राप्त हुई है वो वर्गाकार अभिलेख युक्त प्राप्त हुई है, ना कि सर्वाधिक मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अब इन मोहरों पर अंकन किस किस का किया हुआ था, अंकन देखते हैं। अंकन था एक कुबड़दार बैल का, आप याद रखना यहाँ पे जगह नहीं है, कुबड़दार बैल और एक श्रृंगी हिरण बैल। बैल कहो या हिरण, जो कि एक श्रृंगी था। और उसके बाद गेंडे की और पशुपतिनाथ की जो अंकन प्राप्त हुआ है वो इन मुद्राओं से प्राप्त हुआ था, गेंडा और पशुपतिनाथ। इस सभ्यता में सबसे मोस्ट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, और इससे बार मेरे हिसाब से तो एक भी पर्सन नहीं जाएगा। बिना धड़ की पाषाण मूर्ति को नरकबंद प्रस्तर कहा गया, ध्यान रखना। सीपी पैमाना प्राप्त हुआ था जिसमें गेहूं और जौ का मापन किया जाता था। पीतल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई, शंख से निर्मित बैल की प्राप्ति हुई, और हड़प्पा सभ्यता इतने में समाप्त होती है।